लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने बात करी थी ट्रैवलिंग वेव के ऊपर, ठीक है। मैंने पूरी कोशिश करी थी कि इसको सिंप्लीफाई रखूं, आपको बिल्कुल सिंपल लगना चाहिए, बहुत ज़्यादा मैथ्स इन्वॉल्व नहीं करी थी। और मैथ की क्वेश्चंस जो मतलब बताती हैं, मतलब मैथ की क्वेश्चंस जो कहती हैं, वो मैंने आपको दिखाने की कोशिश करी थी। तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग ट्रैवलिंग वेव इसलिए छोड़ देते हैं, बहुत मैथ्स दिखती थी। पर इस सीरीज़ को देखने के बाद बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बहुत लोगों की शिकायत होगी बड़े समय बाद लेक्चर आ रहा है, तो एक्चुअली कई सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जिसके अंदर थोड़ा ही व्यस्तता बढ़ गई है। खैर, लेकिन कोशिश करूँगा कि वीक में ज़्यादा फ्रिक्वेंट लेक्चर डाल सकूँ, तो थोड़ा सा पेशेंस रखना, चीज़ें सही हो जाएंगी धीरे धीरे। तो हम लोगों ने देखा था कि भाई अगर कभी भी लाइटनिंग हो जाएगी लाइन पे, तो क्या होगा, वहाँ पे पेयर ऑफ ट्रेवलिंग वेव्स बनेंगे, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे, एक बैकवर्ड था एक फॉरवर्ड था, ठीक है। और हमने देखा कि वोल्टेज और करंट ट्रेवलिंग वेव बनेगा। सबसे पहले वोल्टेज वेव आएगी, देन उसकी वजह से क्या होगा कि लाइटनिंग का जो ट्रांसमिशन लाइन का जो सर्ज इंपेडेंस होता है, सर्ज इंपेडेंस की बहुत इंपॉर्टेंस थी, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था, सर्ज इंपेडेंस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर। तो सर्ज इंपेडेंस का लेक्चर काफ़ी लोगों ने तारीफ करी है, जाके देखना सर्ज इंपेडेंस का लेक्चर। तो सर्ज इंपेडेंस जो अब तक पढ़ते आ रहे हैं कि सर सर्ज इंपेडेंस क्या होता है क्या होता है, तो अब ट्रेवलिंग वेव में ये सारी चीज़ें कनेक्ट होंगी जाके। तो बेसिकली वो इंपेडेंस जो एक ट्रांसमिशन लाइन पर्टिकुलर सर्ज को, लाइटनिंग हो सकता है, कोई भी और वजह हो सकती है, किसी वजह से अगर सर्ज क्रिएट होता है तो उसको जो अपोजिशन ऑफर करेगी ट्रांसमिशन लाइन, उसको हम लोग कहते हैं सर्ज इंपेडेंस। इट इज़ मेनली डिपेंड ऑन द एल एंड सी, ठीक है। तो ये इंडक्टर और कैपेसिटेंस पे डिपेंड करता है लाइन का। ध्यान रखने वाली बात क्या है कि ओवर ट्रांसमिशन लाइन का सर्ज इंपेडेंस होगा 400 से लेके 600 और केबल का होगा 40 से लेके 80। एक और इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे आ जाती है, अगर हम बात करें पुराने लेक्चर्स की, तो सब स्टेशन सीरीज चल रही है इस समय, ठीक है। इधर मैंने उसको थोड़ा सा ब्रेक दे दिया था, उसके पीछे रीज़न है क्योंकि ट्रैवलिंग वेव का इंपॉर्टेंट पार्ट आने वाला है। जब हम बात करेंगे ना लाइटनिंग अरेस्टर, सर्ज अरेस्टर की, तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि सर्ज क्या होता है। इसलिए मैंने वहाँ पे रोक के इंडक्शन मोटर की न्यूमेरिकल्स करवा रहा हूँ, तो जिन्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तैयारी करनी वो ज्वाइन कर सकते हैं। ट्रांजिएंट एनालिसिस के मैंने पार्ट डाल ही दिए हैं। खैर, तो ये सारी चीज़ें हमने चर्चा करी थी। देन ये बढ़िया सा एनिमेशन मैंने आपके सामने लास्ट में छोड़ा था कि ठीक है भाई, लाइटनिंग हो गई, सर्ज आ गया और वो लाइन के अंदर ट्रेवल कर गया। बात यहाँ पे आएगी कि जब वो सर्ज ट्रेवल करते करते बाउंड्री पे पहुंचेगा, मतलब मीडियम चेंज होगा, तो उस समय एक रिफ्लेक्शन वेव और एक ट्रांसमिटेड वेव, ये दो वेव इनिशिएट हो जाएंगी। तो इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। आज हमारा टॉपिक है रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेवलिंग वेव। तो आज बड़ी डिटेल में चर्चा करेंगे हम लोग इस टॉपिक के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आज से पहले आपने कई बार इसे किताब में देख के छोड़ दिया होगा, पर मैं गारंटी देता हूँ ये जो सीरीज़ देख लोगे उसके बाद ट्रैवलिंग वेव में मज़ा आने लग जाएगा, ठीक है। कोई मैथ्स नहीं इन्वॉल्व करूँगा मैं, आपको सारी चीज़ें विजुलाइज करवाने की कोशिश करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक बात समझ लो मैथमेटिकल स्पेसिफिकेशन की, कि जनरली अगर हम लोग सर्ज की बात करते हैं तो सर्ज की जो वेव होती थी, आपको याद होगा, इसको हम लोग इस तरीके से लिखते हैं 0.1 माइक्रो सेकेंड स्लैश 0.5 माइक्रो सेकेंड, ठीक है, ऐसे करके, या 50 माइक्रो सेकेंड। तो मैंने बताया था इसके जो नामकरण करा जाता है वो इस बात पे होता है कि पहला वाला जो टाइम पीरियड है, ये वो टाइम है कि जितने में ये वेव अपने पीक वैल्यू पे पहुंचेगी। और दूसरा वाला टाइम जो होता है वो 50%, कितनी देर में जो वेव है तुम्हारी वो 50% तक पहुंच जाएगी। तो जैसे फॉर एग्जांपल 50 माइक्रो सेकेंड है, तो इसका मतलब 50 माइक्रो सेकेंड में ये अपने 50% तक रिड्यूस हो जाएगी टेल। और पहला वाला है 0.1 माइक्रो सेकेंड में ये ऊपर पहुंचेगी। तो जब भी हम सर्ज की बात करते हैं, लाइटनिंग की वजह से हो या कोई भी वजह हो, तो ऐसे करके कुछ इस तरीके की वेव फॉर्म हमें देखने को मिलती है सर्ज की। तो अगर हम इसको नाम दें तो इट इज़ अ डबल एक्सपोनेंशियल वेव, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखना। तो ये जो सर्ज की हम लोग इस तरीके से वेव बनाते हैं ना, ये और ये आगे चल रही है, तो ये जो वेव है दिस इज बेसिकली द डबल एक्सपोनेंशियल वेव कहलाती है। डबल एक्सपोनेंशियल क्यों? क्योंकि अगर इस वेव को मैं इक्वेशन में रिप्रेजेंट करूं तो इट इज द मिक्सचर ऑफ v इक्वल टू वी एम ई की पावर माइनस ए टी माइनस ई की पावर माइनस बी टी, ठीक है, जहाँ पे ए और बी क्या है, कॉन्स्टेंट है, ठीक है, ध्यान से समझते रहना। तो अगर हम बात करते हैं इस पर्टिकुलर वेव की जो हम लोग लेके चलते हैं, तो वो डबल एक्सपोनेंशियल देखो, इसीलिए एक एक्सपोनेंशियल ये हो गया, एक एक्सपोनेंट ये हो गया। तो क्योंकि दो एक्सपोनेंट का सब्ट्रैक्शन है, तो इसीलिए इस वेव को डबल एक्सपोनेंशियल वेव के नाम से भी जाना जाता है। समझ लो, थोड़ी सी मैथ ज़रूरी है, इसलिए इसको अच्छे समझ लेना, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ पे ना। अब अगर हम इस डबल एक्सपोनेंशियल की वेव की बात करें तो इसकी ना मैथमेटिकल जब एनालिसिस करने चलेंगे, तो मैथमेटिकल या कह सकते हो जब हम लोग इसको विजुलाइज करने चलते हैं, इससे रिफ्लेक्शन जो होंगे बाउंड्री कंडीशंस पे और जो ट्रांसमिशन होगा वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, ठीक है। तो इसी चीज़ को सिंप्लीफाई करने के लिए इस वेव को हमने थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म कर लिया। तो ये जो सर्ज वेव आप देख रहे हो, इसको हमने ट्रांसफॉर्म करके स्टेप वेव या कह सकते हो रेक्टेंगुलर वेव की तरह ले लिया। तो अगर रेक्टेंगुलर वेव की बात करें तो उसकी शेप क्या होती है, कुछ इस तरीके की शेप होती है, ऐसे, ठीक है।
तो जो इंजीनियर्स थे उन्होंने ट्रैवलिंग वेव की एनालिसिस करने के लिए, सर्ज की एनालिसिस करने के लिए डबल एक्सपोनेंशियल वेव को कन्वर्ट कर दिया स्टेप वेव में, ठीक है। अब स्टेप वेव की अगर हम इक्वेशन लिखें तो डबल एक्सपोनेंशियल वेव के अंदर क्या करा, ए को, ये दो मैंने अभी बताए थे, ई की पावर माइनस एटी माइनस ई की पावर माइनस बी टी। नाउ अब जो ए और बी ये क्या थे, ये कांस्टेंट थे, तो इसमें से ए को जीरो कर दो और बी को इन्फिनिटी कर दो। जब ए को जीरो बी को इन्फिनिटी करेंगे तो हमें इस तरीके की एक इन्फानाइट रेक्टेंगुलर वेव देखने को मिलेगी, मतलब जिसका शुरुआत तो है पर अंत नहीं दिखेगा। तो कहने का मतलब है इसको थोड़ा सा इधर खिसका दिया है और टेल को थोड़ा सा सीधा कर दिया है, तो इट विल बिकम रेक्टेंगुलर इन्फानाइट वेव। समझ में आ रहा है, स्टेप इन्फानाइट वेव, ठीक है, जिसमें टेल इन्फिनिटी तक गई हुई है और टेल यहाँ से और स्टार्टिंग यहाँ पर है, स्टेप बिल्कुल स्टीप। तो ये कहने का मतलब क्या हुआ कि ये जो हमने वेव फॉर्म ली, तो इस वेव के हमारे पास सारे मैथमेटिकल मॉडल, मैथमेटिकल टूल मौजूद थे, जब ये वाली वेव जो थी इसको एनालिसिस करना थोड़ा सा टफ काम था। हालांकि ये देखा गया कि जब हम इसको एनालिसिस करी गई तो ये जो वेव है स्टेप वेव, ये लगभग वैसा ही रिजल्ट क्रिएट करके देती है जैसा तुम्हारा ये वाली वेव दे रही है, यानी कि डबल एक्सपोनेंशियल वेव कह लो या स्टेप वेव कह लो, ये दोनों की दोनों लगभग सेम रिजल्ट क्रिएट करके देती हैं। तो इसीलिए क्या करा इंजीनियर्स ने, या कह सकते हो जो मैथमेटिकल मॉडल ड्रॉ कर रहे थे उन्होंने, वो शिफ्ट हो गए इस सर्ज वेव से रेक्टेंगुलर वेव की तरफ। तो इसीलिए तुम्हें किताबों के अंदर ये रेक्टेंगुलर स्टेप रेक्टेंगल की ये स्टेप वेव या रेक्टेंगुलर वेव शेप देखने को मिलती है। तो यहाँ ये मैंने इसलिए डाल दिया क्योंकि समझ लो, क्योंकि सर हमने देखा, भाई देखो हमने क्या देखा कि सर्ज ऐसा आएगा डबल एक्सपोनेंशियल वेव, लेकिन किताबें जब आपने पढ़ी होंगी तो वहाँ पे इस तरीके की रेक्टेंगुलर वेव शेप यूज़ होती है। तो वो क्यों यूज़ होती है, तो उसको मैंने कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझा दिया। तो जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे डबल एक्सपोनेंशियल को स्टेप वेव में, तो ये याद रखना, ए इक्वल टू जीरो बी इक्वल टू इन्फिनिटी, ठीक है, एंड वी इक्वल टू वी एम। खैर, तो जैसे ही हम ऐसा करेंगे तो हमारे पास रेक्टेंगुलर वेव हो जाएगी। ओके, अब स्टार्ट करते हैं आगे का कार्यक्रम। सब कुछ कोई तुमसे पूछ ले क्यों करा, क्योंकि भैया ये करना आसान था। नाउ अब चलते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ की तरफ। रूल समझ लो, ये जो हम ट्रेवलिंग वेव बनाने वाले हैं इसकी स्टडी करने के लिए सारे रूल्स एकदम क्लियर कर लेते हैं। तो पहला रूल है कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस लाइन को समझ लो। मतलब कौन सी लाइन डिसकंटिन्यूस कहलाएगी, जहाँ पे मीडियम चेंज होगा। मैंने अभी पीछे आपको दिखाया था ना एक डायग्राम जिसमें ऐसे वेव आ रही थी, फिर ऐसे करके वापस चली जा रही थी और कुछ आगे चली जा रही थी। तो ये जो पॉइंट होता है जहाँ पे मीडियम चेंज हो रहा है, तो एक हो गया मीडियम वन, एक हो गया मीडियम टू। तो ये मीडियम कैसे चेंज होंगे, तो इसके लिए हम लोग पढ़ेंगे कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस लाइन। मतलब किस लाइन को तुम कह दोगे कि ये कंटिन्यूसली चल रही है और कौन सी डिसकंटिन्यूस है। तो मान के चलते हैं दो लाइन है, एक लाइन वन है यहाँ तक की, लाइन वन, और एक लाइन है टू, लाइन टू है यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ से यहाँ तक लाइन टू, यहाँ से यहाँ तक लाइन वन। बहुत ध्यान से समझना, मज़ा आने वाला है, मस्त सिखा रहा हूँ, ध्यान से सीखो, ठीक है। अब मान के चलते हैं पहली वाली जो लाइन है उसका करेक्टरिस्टिक इंपोर्टेंस है जेड सी। जेड सी इक्वल टू अंडर रूट में एल बाई सी होता है, बहुत ही सबको पता होगा, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। तो जेड सी क्या है, करेक्टरिस्टिक इंपोर्टेंस है लाइन वन का, वो है अंडर रूट में एल बाई सी, ठीक है। लाइन टू की बात कर लेते हैं, एल वन सी वन कर लो, चलो लाइन टू की बात कर लेते हैं, इसका जो करेक्टरिस्टिक इंपोर्टेंस है उसको लिख लेते हैं जेड एल। तो ये हो गया अंडर रूट में एल टू बाई सी टू, ठीक है, लाइन का करेक्टरिस्टिक इंपोर्टेंस एल टू सी टू। नाउ अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, अगर लाइन का करेक्टरिस्टिक इंपोर्टेंस या सर्ज इंपोर्टेंस पहली लाइन का इक्वल हो जाएगा दूसरी लाइन के सर्ज इंपोर्टेंस के, तो इट विल बिकम कंटिन्यूस लाइन। कंटिन्यूस लाइन का क्या मतलब हुआ कि अगर सर्ज यहाँ पे आ रहा होगा तो सर्ज को पता ही नहीं चलेगा कि लाइन चेंज हो गई है, लाइन वन से सर्ज लाइन टू पे शिफ्ट हो गया है। बहुत ध्यान से, बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट, समझ रहे हो। तो अगर ऐसे केस में जिसका करेक्टरिस्टिक इंपोर्टेंस अगर लाइन वन का इक्वल है करेक्टरिस्टिक इंपोर्टेंस लाइन टू के, तो सर्ज भैया आएगा और ऐसे ही चलता चला जाएगा, कोई मैग्नीट्यूड में चेंज उसे देखने को नहीं मिलेगा, कोई रिफ्लेक्शन ट्रांसमिशन ये सब कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगा, मतलब ठीक है, समझ में आ रहा है। बिल्कुल ऐसे ही, ऐसा लगेगा कि जैसे जमीन पे पानी बह रहा था तो वो बहता हुआ चला गया। ना दूसरा केस देख लेते हैं कि डिसकंटिन्यूस लाइन कौन सी होगी। तो अगर मान के चलते हैं लाइन वन का करेक्टरिस्टिक इंपोर्टेंस जेड सी और लाइन टू का करेक्टरिस्टिक इंपोर्टेंस जेड एल, अगर ये दोनों बराबर नहीं हुए तो ऐसे केस में क्या होगा, जब कोई सर्ज आएगा यहाँ पे पहुँचेगा तो उसका कुछ पोर्शन तो आगे जाएगा और कुछ पोर्शन जो होगा वो रिवर्स होके वापस आ जाएगा, रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है, समझ में आ रही बात ये। तो ऐसे पॉइंट पे क्या होगा, इट विल एक्ट एज अ डिफरेंट सोर्स या डिफरेंट मीडियम, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। तो ये कहाँ से आई, डिसकंटिन्यूटी, इसीलिए हम इसे कहेंगे कि भैया लाइन जो है वो डिसकंटिन्यूस है। अभी ये सीरीज जब खत्म हो जाएगी तो लास्ट लेक्चर मैंने स्पेशली रखा है, उसके अंदर हम बात करेंगे। आपको याद होगा मैंने वार्ले लूप मेथड बताया था, ठीक है, वार्ले लूप मेथड, और एक मेथड आपको और बताया था मैंने, दो मेथड बताए थे फॉल्ट डिटेक्शन के, कि फॉल्ट कहाँ हुआ है, ठीक है, फॉल्ट डिटेक्शन के मेथड केबल के अंदर। तो आपने अगर ध्यान दो तो ये वाले जो मेथड थे फॉल्ट डिटेक्शन के, इसके अंदर हमने दो केबल आपस में अगर शॉर्ट हो गए तब उसके लिए यूज़ होंगे, ठीक है, या फिर क्या हुआ है कहीं पे ग्राउंड टच हो गया है तो यानी कि एलजी फॉल्ट हो गया है या लाइन टू लाइन फॉल्ट हो गया है, तो इन दोनों केसेस में यूज़ हो रहे थे। लेकिन अगर कहीं पर केबल टूट गई है
तो इस टाइप के फॉल्ट को डिटेक्ट करने के लिए कि वो कितनी दूर पे टूटी है, ये दोनों मेथड काम नहीं आते। तो वहाँ पर हम लोग जो है इसी ट्रैवलिंग वेव का इस्तेमाल करेंगे। बड़ा मस्त लेक्चर होगा। वो लेक्चर मैंने बहुत पहले तैयार कर लिया था, बट अगेन क्योंकि तुम्हें ये पता ही नहीं है कि ट्रैवलिंग वेव क्या होती है और ये सब चीज़ें नहीं थी, इसीलिए पहले मैंने ट्रैवलिंग वेव की सीरीज़ लेके आ रहा हूँ। इस सीरीज़ को कंप्लीट करने के बाद वो कॉन्सेप्ट तुम्हें समझ में आएगा। तो आई होप समझ में आ रहा होगा। हर चीज़ जुड़ी हुई है, जैसे मार्वल में होता है ना कि एक मूवी दूसरी मूवी जुड़ी हुई है, वैसे ही यहाँ पे जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ वो सीरीज़ कहीं ना कहीं किसी और सीरीज़ से जुड़ी हुई है, तो इसको बहुत ध्यान से समझना। तो यहाँ पे हो गया डिस्कंटिन्यू, तो उसके अंदर हम यही कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं डिस्कंटिन्यूटी का, कि भैया एक लाइन थी, यहाँ से लाइन टूट गई, तो देखो जब ट्रैवल हम एक सर्च भेजेंगे, सर्च आएगा, थोड़ा सा आइडिया दे दे रहा हूँ, जैसे ही यहाँ पहुँचेगा मीडियम चेंज हो गया, समझ में, इसकी करेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस और यहाँ का जो करेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस है वो अलग हो गया, तो ऐसे केस में क्या होगा, यहाँ पे ये जो सर्ज है वो क्या होगा, वो वापस लौट जाएगा, या कह लो कुछ उसका रिफ्लेक्शन आएगा। तो उस रिफ्लेक्शन से हम पता कर लेते हैं कि हाँ भैया रास्ते में लाइन टूटी हुई है। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? तो इस तरीके के मेथड का हम इस्तेमाल करेंगे। अभी आगे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, अभी बस जितना चल रहा है उतना चलाते चलो, ठीक है। तो दिस इज व्हाट वी कॉल डिसकंटिन्यूटी। तो आई होप समझ में आ गया होगा। तो ऐसा नहीं है कि तुमने तार बदल दिया, ठीक है, ये वाला तुमने एल्युमिनियम का लगा रखा था, ये कॉपर का लगा दिया तो लाइन डिसकंटिन्यूस हो गई, नहीं। अगर लाइन तुमने किसी भी मटेरियल की हो, अगर उसको करेक्टरिस्टिक इंपिडेंस दोनों लाइनों का अलग होगा तभी लाइन डिसकंटिन्यूस कहलाएगी, ठीक है। अब फायदा क्या, अगर लाइन कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है तो क्या अंतर आएगा, तो उसका अंतर आता है रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन ऑफ ट्रैवलिंग वेव पे। तो जब भी ट्रैवलिंग वेव चलेगी तो वो कितनी ट्रांसमिट होगी और कितनी रिफ्लेक्ट होगी, ये पता चलता है, ये डिसाइड करा जाता है लाइन की डिसकंटिन्यूटी से। समझते हैं? तो मान के चलते हैं अगर लाइन डिसकंटिन्यूस हुई, मतलब लाइन 2 का करेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस और लाइन 1 का करेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस दोनों अलग अलग हुए। अगर ये दोनों अलग अलग हुए तो जो इंसिडेंट वेव आ रही है, अच्छा एक और समझ लो, 3 वेव होती हैं। सबसे पहले मान के चलते हैं लाइटनिंग हुई, जैसी लाइटनिंग हुई तो जो सर्ज बन के इधर की तरफ चलेगा, ठीक है, राइट डायरेक्शन में, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड इंसिडेंट वेव, ठीक है। इंसिडेंट मतलब जो हमने डाली है। अब ये इंसिडेंट वेव जब पहुंचेगी, चलती जा रही, यहाँ पे आई डिसकंटिन्यूटी। अब जैसी डिसकंटिन्यूटी आएगी तो इसमें से क्या होगा, कुछ पोर्शन इस ट्रेवलिंग वेव का आगे चला जाएगा और कुछ पोर्शन जो होगा इस ट्रेवलिंग वेव का पीछे आ जाएगा। तो मतलब रिफ्लेक्ट बैक, अब नीचे भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है, अभी सीखेंगे कितने तरीके के रिफ्लेक्शन होते हैं। तो ये जो पोर्शन आगे चला गया, दिस पोर्शन मतलब उस जो दूसरे मीडियम के अंदर एंटर कर गया, पेनिट्रेट कर गया, उसको हम कहते हैं ट्रांसमिट, ठीक है, कि कितना ट्रांसमिट हो गया। तो ये क्या हो गया कि कितना पेनिट्रेट कर गया, कितना पेनिट्रेट करा है, ठीक है। और जो पोर्शन रिफ्लेक्ट हो गया, मतलब टकरा के बाउंड्री चेंज हुई ना, एक वायर से दूसरे वायर, वायर 1 से वायर 2, वायर से इतना मतलब नहीं है, अगेन मैंने बताया करेक्टरिस्टिक इंपिडेंस। जैसे एक क्वेश्चन आया था जेई में, पूछ लिया गया था कि भाई 2 वायर हैं, एक वायर है एल्युमिनियम का, दूसरा वायर है कॉपर का, लेकिन उनका करेक्टरिस्टिक इंपिडेंस सेम है, तो क्या वहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा ट्रेवलिंग सर्ज में? तो हाँ रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन क्यों होगा, क्योंकि भैया करेक्टरिस्टिक इंपिडेंस अलग है, एल्युमिनियम और कॉपर से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। दोनों एल्युमिनियम के होंगे, तब भी अगर करेक्टरिस्टिक इंपिडेंस अलग अलग हुआ तो भी ऐसा होने देखने को मिलेगा, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा। तो जो वेव आगे चली गई, ये आई पीछे से, सर्ज आ रहा है और सर्ज ये इंसिडेंट हो गया, देन जैसे ही वायर 2 के अंदर कुछ सर्ज एंटर कर गया तो ये कहलाएगी ट्रांसमिट वेव, और कुछ सर्ज वापस चला जाएगा, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड रिफ्लेक्टेड वेव। समझ में आ रहा है? तो ये रिफ्लेक्शन जो होगा ये स्पेशली ये तभी देखने को मिलेगा जब डिसकंटिन्यूस लाइन होगी। अगर हम कंटिन्यूस की बात करेंगे तो कंटिन्यूस तो क्या हो गया कि मतलब जैसा एक नॉर्मल लाइन है, कहीं भी उसमें जोड़ नहीं है कोई, ठीक है, इसका मतलब ये हो गया। तो कंटिन्यूस लाइन में क्या होगा कि जो सर्ज आ रहा होगा इंसिडेंट, वही पूरा का पूरा सर्ज होगा वो ट्रांसमिट हो जाएगा, कोई चेंज नहीं होगा, तो जितना आ रहा होगा उतना का उतना आगे चला जाएगा। क्लियर हो गया? इसकी एक क्वेश्चन भी कही जाती है कि इंसिडेंट प्लस रिफ्लेक्टेड इक्वल टू ट्रांसमिट होता है, ठीक है। तो इंसिडेंट प्लस रिफ्लेक्टेड, इन दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो बचा हुआ जो बचे मिलेगा हमें आउटकम, वो होगा हमारा ट्रांसमिट वेव। तो ये फॉर्मूला आपको याद रख के चलना है। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स और क्वेश्चंस आगे हम सॉल्व करेंगे, वहाँ पे देखने को मिलेगा। एक चीज़ बहुत अच्छे समझ लो, सर्ज इंपिडेंस के ऊपर, सर्ज इंपिडेंस हो गया, साथ ही साथ जो ट्रैवलिंग वेव है, ट्रैवलिंग वेव के ऊपर गेट में अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं और ईएस में भी पूछे जाते हैं, ठीक है। जेई में ईएस हो गया, एई हो गया, एई एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं, तो इसीलिए क्या है बड़ा इंपॉर्टेंट है। जेई में मैंने अभी इसके बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं देखे, मैं एक बार चेक कर लूंगा, फिर भी सर्ज इंपिडेंस के तो अच्छे खासे क्वेश्चन है, तो इसीलिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हल्के में मत लेना। इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो अगेन हम लोग क्या करेंगे, पेड वाला जो हमारा ग्रुप है ज्वाइन, प्राइम ग्रुप, उसको ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे इसके जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं वो मैं सॉल्व करा दूंगा, ठीक है। तो पूरा कंप्लीट कवर हो जाएगा तुम्हारा। खैर आगे चलते हैं यहाँ पे। तो इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड एंड ट्रांसमिट, ये 3 तरीके की वेव फॉर्म हमें देखने को मिलेंगी। फॉर्मूला याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा एक और चीज़ समझ लो बड़े ध्यान से, इंसिडेंट वेव को हम लोग इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर रिप्रेजेंट करेंगे वी और आई से, ठीक है। रिफ्लेक्टेड को रिप्रेजेंट करेंगे वी आर और आई आर से, और ट्रांसमिट जो वेव होगी उसे रिप्रेजेंट करेंगे वी टी और आई टी से।
कुछ बुक में इसको वी से, इसको वी डैश से और इसको वी डबल डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। वोल्टेज की अगर बात करें, करंट होगा तो आई डैश, आई डबल डैश। तो बहुत सारे तरीके बुकों में अलग अलग दे रखे हैं। अगर आप मेरे लेक्चर को फॉलो कर रहे हैं तो मैंने जो सिंबल यूज़ करें आप वो सिंबल भी यूज़ कर सकते हैं। बस वहाँ पे जब भी कभी किसी में आंसर लिखो तो हमेशा जो भी फॉर्मूला यूज़ कर रहे हो या जो भी नोटिफिकेशन नोट आप या सिंबल यूज़ कर रहे हो उसके बारे में ज़रूर बता दिया करो। जैसे ऐसे लिख दिया करो, वेयर वी टी क्या है, वी टी एंड आई टी आर ट्रांसमिटेड वोल्टेज एंड करंट, ठीक है। इस तरीके से भैया बता देना, ठीक है, जिससे कि कोई भी उसको समझ सके। नाउ अब समझते हैं रूल्स क्या है रिफ्लेक्शन के, कि भैया रिफ्लेक्शन कितने तरीके का होगा। तो बेसिकली क्या होता है, दो तरीके का रिफ्लेक्शन हो सकता है, एक होगा पॉजिटिव रिफ्लेक्शन और एक होगा निगेटिव। पॉजिटिव रिफ्लेक्शन होगा तो एडअप होगा। एडअप का मतलब क्या हुआ, अभी आगे धीरे धीरे समझ में आएगा कि भाई ये सर्ज आया, अब ये सर्ज जैसे ही दूसरी बाउंड्री कंडीशन में पहुंचा, मतलब वायर चेंज हो रहा है, मीडियम चेंज हो रहा है, डिसकंटिन्यूटी है, तो ऐसे में क्या होगा, सर्टेन पोर्शन रिफ्लेक्ट होगा। बहुत ध्यान से समझो, मान के चलते हैं सर्ज आ रहा है, अब जैसे ही बाउंड्री कंडीशन चेंज होंगी तो ये रिफ्लेक्शन होगा। अब रिफ्लेक्शन ऊपर भी हो सकता है ऐसे, और रिफ्लेक्शन नीचे भी हो सकता है ऐसे। समझ में आ रही बात ये। तो कोई अगर सर्ज चल रहा है तो सर्ज ऐसे जाएगा, जब बाउंड्री कंडीशन चेंज है तो ऊपर और नीचे दोनों तरफ हो सकता है। तो ऊपर वाला जो रिफ्लेक्शन है ये वाला, दिस इज व्हाट यू कॉल्ड पॉजिटिव रिफ्लेक्शन। ध्यान रखना ये चीज़, ये पॉजिटिव रिफ्लेक्शन होगा। ये जो रिफ्लेक्शन होगा ये एडअप होगा, मतलब जब ये रिफ्लेक्शन वापस जाएगा तो जो इनकमिंग वेव है उसके साथ एडअप होगा, तो वेव का साइज बढ़ जाएगा। समझ में आ रही बात, ये वेव का साइज एडअप हो जाएगा। वहीं पे जब निगेटिव होगा यानी कि सब्ट्रैक्टिव लिखा हुआ याद रखना, सब्ट्रैक्टिव होगा तो ऐसे केस में मान के चलते हैं ये सर्ज आया, जब ये आगे गया यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुआ ये, तो इसकी वजह से जो पूरी लाइन के अंदर सर्ज रह जाएगा वो कितना रह जाएगा, छोटा सा रह जाएगा। समझ में आ रहा है। सो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड सब्ट्रैक्टिव। तो ऐसे में क्या होगा, अगर अगर एडअप होगा तो रिफ्लेक्टिव वेव एडअप हो जाएगी इंसिडेंट वेव में, अभी आगे करके दिखाऊंगा, इंसिडेंट हो जाएगी। समझ में आ रहा है। तो जो लाइन के ऊपर सर्ज चल रहा होगा उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी ऐसे करके। जबकि दूसरी वेव क्या, अगर निगेटिव रिफ्लेक्शन है तो क्या होगा, तो रिफ्लेक्टेड वेव जो होगी सब्ट्रैक्ट हो जाएगी इंसिडेंट वेव में से। तो लाइन की जो अगर मान लेते हैं इतनी ऊंची रही थी, जब भी रिफ्लेक्शन होगा तो जो वेव है उसका साइज रिड्यूस होकर इतना रह जाएगा। समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है यहाँ पे। अभी धीरे धीरे समझ में आएगा, रूल समझ लो बहुत अच्छे से। तो रिफ्लेक्शन दो तरीके के, पॉजिटिव निगेटिव, एडअप होंगे पॉजिटिव है, निगेटिव होगा तो सब्ट्रैक्टिव, ऐसे बनाएंगे। जैसे यहाँ मैंने बता रहा रेक्टेंगुलर लेके चल रहा है ना स्टेप वेव, तो ऊपर अगर है, लाइन के ऊपर है, मतलब जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट उसी डायरेक्शन में अगर ऊपर की तरफ है, तो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एडअप पॉजिटिव। देखो ये है क्या, एक्चुअली बात समझ लो बहुत ध्यान से। ये जो सारी हमने यहाँ पे जितनी भी चीज़ें बनाई हैं, एक्चुअली क्या हुआ कि सर्ज आया, अब उस सर्ज की एनालिसिस करने के लिए ये सारा हमने आर्ट और कह सकते हो क्रिएटिविटी इंजीनियर्स ने दिखाई, जिससे कि हम क्या करें, एक उसको कह सकते हो एक उसको फिगर कर सकें, उसको थोड़ा सिम्बॉलिकली रिप्रेजेंट करके उसकी एनालिसिस की जा सके ट्रांजिएंट्स की। तो उसी के लिए अब आगे हम लोग जो लेक्चर, आगे 4-5 स्लाइड जो रह गई हैं उसके अंदर जो लेक्चर्स हम लोग बात करेंगे, तो बेसिकली वो क्या हो रहा है, उस सर्ज को हम लोग एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं कि उसका इफेक्ट जो हमें पूरी ट्रांसमिशन लाइन में देखने को मिल रहा है लाइटनिंग का, तो उसी की एनालिसिस यहाँ पे इस फॉर्म में की गई है। समझ में आ रही बात है। तो उनके अपने रूल्स बनाए गए कि अगर पॉजिटिव रिफ्लेक्शन होगा तो ऊपर जाएगा एडअप होगा, निगेटिव होगा तो नीचे जाएगा माइनस हो जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखो बहुत ध्यान से समझना, मस्त मजा आने वाला है। 5 केस हम लोग कंसिडर करेंगे, ठीक है। पहला केस, कि लाइन जो है टर्मिनेट हो रही सेम सर्ज इंपेडेंस में। इसका क्या मतलब हुआ कि लाइन 1 जो है वो एंड अप होगी लाइन 2 में और दोनों का सर्ज इंपेडेंस सेम है। तो ZC मैंने देखो दोनों तरफ लिख रखा है, इसका भी कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस ZC, इधर का भी, ठीक है। अब देखो एक बात और समझ लो, यहाँ पे हमने क्या लिया है, रेक्टेंगुलर वेव लिया है, स्टेप वेव के लो, और इसमें ये वाला जो कलर है ये मैंने लिया है वोल्टेज के लिए, येलो कलर लिया है करंट के लिए, ठीक है। तो ध्यान से समझ लेना जिससे कन्फ्यूजन ना रहे, मान लो कहीं सिंबल उम्बल भूल जाओ तो ये याद रहे कि कौन सा हमने कलर लिया हुआ है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, तो जैसे ही सर्ज आया, मान के चलते हैं लाइटनिंग हुई, तो लाइटनिंग हुई तो ट्रैवलिंग वेव मूव करेगी। अब जैसे ही ट्रैवलिंग वेव चलेगी, अब ये है बाउंड्री कंडीशन, ये जो लाइन यूज कर रहा हूँ मैं डॉटेड, दिस वन रिप्रेजेंटिंग बाउंड्री कंडीशन। बाउंड्री कंडीशन का मतलब क्या है कि यहाँ से मीडियम चेंज हो रहा है, यहाँ से मतलब क्या हो रहा है, मीडियम चेंज हो भी सकता है और नहीं भी, मीडियम चेंज हो भी सकता है या नहीं भी, दोनों चीज़ें हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मीडियम चेंज नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों का कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस L1 L2 का सेम था, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे ही ट्रैवलिंग में वो आगे चलेगी तो ये जैसे ही इस लाइन को पार करेगी, तो क्योंकि दोनों लाइनों का कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस सेम है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ये लाइन ऐसे ही पार करती चली जाएगी और पूरी पूरी ट्रांसमिशन लाइन में ये सर्ज जो है वो VT मतलब सेम मैग्नीट्यूड का, तो VT शिफ्ट हो जाएगा, मतलब पूरी लाइन के अंदर जो इंसिडेंट वेव थी V, उसी मैग्नीट्यूड का VT जो होगा वो पूरी लाइन में सेटअप हो जाएगा। तो पूरी लाइन जो होगी
तो लाइन 1 और लाइन 2 दोनों ही लाइनों के अंदर इस तरीके का हमें एक रेक्टेंगुलर वेव शेप देखने को मिलेगा, मतलब सर्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? तो V इक्वल टू वी टी। अच्छा, एक चीज़ बहुत ध्यान से समझना, जब भी कभी सर्ज आएगा तो जो सर्ज आगे ट्रांसमिट होगा वही सर्ज पूरी लाइन में सेम होने की कोशिश करेगा। ठीक है, अभी आगे चल के इस मैसेज को समझ में आ जाएगा। अभी लोड मत लो, आगे लोड लेना। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे? अब इसी तरीके से करंट की भी ले लेते हैं। तो जैसे ही करंट आया, करंट इस तरीके से गया आगे। अब क्योंकि भाई मीडियम चेंज ही नहीं हुआ है तो सेम वेव जो होगी रेक्टेंगुलर वो आगे चलती चली जाएगी। तो आई जो इंसिडेंट थी और आई जो ट्रांसमिट है वो लगभग लगभग सेम रहेगी। तो देख सकते हो आई इंसिडेंट और आई ट्रांसमिट ये दोनों के दोनों बिल्कुल सेम है। तो पूरी लाइन के अंदर आई मैग्नीट्यूड की सर्ज वेव एस्टेब्लिश हो जाएगी, पूरी लाइन में सर्ज फैल जाएगा ऐसे ही। ठीक है, क्लियर हो रहा है यहाँ पे? समझ में आ रहा होगा? तो लाइन चेंज होने पर भी सर्ज के जो तीव्रता है या कह लो उसके मैग्नीट्यूड है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक ना, अब चलते हैं। ये तो बेकार केस था। सबसे बढ़िया केस अब आएगा कि भाई अब हमने क्या करा है, दो लाइनें ली हैं L1 L2। देखो मैंने कलर भी इसीलिए चेंज कर दिया मजा लाने के लिए, थोड़ा सा रंग बिरंगा कार्यक्रम, होली का त्यौहार आ रहा है, रंग बिरंगा दिखना चाहिए। तो हमने क्या करा है, यहाँ पे दो लाइन ली L1 L2, L2 लाइन ले ली रेड कलर की, L1 लाइन ली है पर्पल कलर की। ठीक है, ये किसी और कंपनी की, किसी और की, दोनों का करेक्टरिस्टिक अब की अलग है, ZC और ZL है। अब चेंज क्या करा है, हमने रखा है भैया जो ZL है वो ज़्यादा है कंपेयर टू द ZC, यानी कि लाइन 1 का जो सर्ज इंपिडेंस है उससे ज़्यादा इंपिडेंस लाइन 2 का है। तो मतलब क्या हुआ, बहुत ध्यान से समझना, यानी कि जैसे ही लाइन 1 से लाइन 2 पे जाओगे तो सर्ज इंपिडेंस जो है वो इंक्रीज कर रहा है, इंपिडेंस बढ़ रहा है ना। इंपिडेंस अगर बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है करंट कम होगा। अब करंट कम होगा तो उसी प्रपोर्शन में वोल्टेज बढ़ जाएगा, क्योंकि पावर तो सेम रहनी है सर्ज की। समझ में आ रही बात ये? तो जब करंट कम होगा तो वोल्टेज बढ़ जाएगा। तो एक और यहाँ पे रूल नोट कर लो, कई बुक्स में ये रूल दिया होता है कि सर्ज की जब भी हम ये ट्रैवलिंग वेव की स्टडी करेंगे तो वोल्टेज और करंट ये सेम प्रपोर्शन में रहेंगे हमेशा। तो अगर किसी भी वजह से वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट उसी प्रोपोर्शन में कम हो जाएगा, जैसे ट्रांसफार्मर में होता था। ठीक है, क्योंकि पावर सेम रहेगी। तो क्योंकि एनर्जी, सर्ज की एनर्जी तो सेम रही ना भाई, लाइन चेंज होने पे सर्ज की एनर्जी कम थोड़ी हो गई, सर्ज की एनर्जी सेम रही। अब सर्ज की जो एनर्जी है तो V और करंट, ठीक है, दो चीज़ों से एनर्जी बनी हुई है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, तो वोल्टेज और करंट। तो अगर वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट कम हो जाएगा, अगर वोल्टेज उतना रहेगा तो करंट भी उतना रहेगा, वोल्टेज कम होगा तो करंट बढ़ जाएगा। तो ये दोनों क्या होंगे, सेम प्रपोर्शन में काम करेंगे। तो ये रूल भी याद रखना है कि जब भी ट्रेवलिंग वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम या जब भी मीडियम चेंज करेगी तो अगर वोल्टेज का सर्ज बढ़ेगा तो करंट का सर्ज कम हो जाएगा उसी प्रोपोर्शन में, ये देखने को मिलेगा तुम्हें। ठीक है, अब देखो, अब मजेदार किस्सा शुरू होता है। अब देखो जैसे ही हम लोग लाइन 1 से लाइन 2 पे गए तो इसका मतलब इंपिडेंस बढ़ रहा है। अब इंपिडेंस बढ़ेगा तो करंट कम हो जाएगा। अब हमने बताया अभी प्रोपोर्शन सेम रहना वोल्टेज और करंट का, तो अगर करंट कम हो गया तो वोल्टेज उसी प्रोपोर्शन में बढ़ जाएगा। सही है, तो वोल्टेज की वेव बढ़ेगी इस पर्टिकुलर केस के अंदर, सर्ज की मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा और करंट का जो मैग्नीट्यूड है वो कम हो जाएगा। अब देखते हैं मजा। ठीक है, अब देखो मस्त आएगा बिल्कुल यार। रात में कोई तुम्हें उठा के पूछेगा ना ये लेक्चर सीरीज देखने के बाद कि भैया ट्रैवलिंग में पढ़ा दोगे, तो कहना हाँ ऐसे ही बता दे रहे हैं, बिल्कुल मजेदार। समझो इसको, बहुत मेहनत लगी इसको तैयार करने में। अब देखो क्या होगा, ये सर्ज वेव आई। अब जैसे ही यहाँ पे पहुंचे हम लोग, बिल्कुल यहाँ पे, ठीक है, ये चलती हुई आ रही है, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन समझो, जैसे ही हम बाउंड्री कंडीशन पे पहुंचे तो पहुंचते ही क्या हुआ, हमारा वोल्टेज बढ़ना था तो वोल्टेज की वैल्यू इस तरीके से बढ़ गई। समझ में आ रहा है, वोल्टेज जैसे ये सर्ज चल रहा था, जैसे ही ये बाउंड्री पे पहुंचा तो पहुंचते ही क्या हुआ, ये सर्ज का मैग्नीट्यूड जो होगा वो इस तरीके से बढ़ गया। ठीक है, वोल्टेज बढ़ गया तो सर्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ गया। अब ये जो बढ़ा हुआ मैग्नीट्यूड है ये आगे चला जाएगा। समझ में आ रही बात? ये तो बढ़ा हुआ मैग्नीट्यूड आगे शिफ्ट हो गया। अब इसी मैग्नीट्यूड को देखो, एक बात समझो, कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी कोई ट्रेवलिंग वेव जो शेप उसकी ट्रांसमिट होगी वही पूरी लाइन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यानी कि जब भी, फॉर एग्जांपल ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, मान के चलते हैं कोई ट्रेवलिंग वेव आ रही थी, जैसे ही वो इसको क्रॉस करेगी मीडियम चेंज होगा, तो मीडियम चेंज होने पे उसकी जो भी शेप बनेगी, मतलब बढ़ के बनी या कम होके बनी, वो पूरी लाइन में डिस्ट्रीब्यूट करेगी अपना इफेक्ट। क्लियर हो रहा है? तो पूरा लाइन जो होगी वो सेम मैग्नीट्यूड की हो जाएगी धीरे धीरे। तो यही कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। तो जैसे ही हमारी जो ट्रेवलिंग वेव आ रही थी वो जैसे ही इस पर्टिकुलर बाउंड्री को पार करी, तो बाउंड्री को पार करने पे वोल्टेज बढ़ना था, क्योंकि आगे सर्ज इंपेडेंस ज़्यादा है लाइन का, तो वोल्टेज बढ़ गया। तो जैसे ही गई इस तरीके से वोल्टेज बढ़ गया और आगे चला गया, वोल्टेज बढ़ के जाएगा आगे। अब ये इफेक्ट क्या होगा, पूरी लाइन में डिस्ट्रीब्यूट होना है। अब ये इफेक्ट पूरी लाइन में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो वाया रिफ्लेक्टिंग वेव। तो इसी मैग्नीट्यूड की, ये जो बड़ा है, इसी मैग्नीट्यूड की एक रिफ्लेक्टिंग वेव, पॉजिटिव रिफ्लेक्टिंग वेव, याद है मैंने आपको बताया था
पॉजिटिव रिफ्लेक्टिंग वेव क्या होगी, एडअप होगी। तो पॉजिटिव रिफ्लेक्टिंग वेव जो होगी वो पूरी लाइन के अंदर दौड़ जाएगी। अब उससे क्या हुआ, तो ये पॉजिटिव रिफ्लेक्टिंग वेव क्या होगी, ये एडअप होगी इसमें। तो देखो ये एडअप होके इस तरीके से जुड़ती चली जाएगी, देख रहे हो यहाँ पे, ये जैसे जैसे देखो अब तक यहाँ पहुंची, थोड़ी देर बाद देखोगे तो ये यहाँ तक पहुंच गई रिफ्लेक्टिंग वेव। तो पूरी लाइन के अंदर ये जो रिफ्लेक्टिंग वेव है, इसके थ्रू जो ट्रांसमिट वोल्टेज आगे हुआ है, जो वोल्टेज ट्रांसमिट हुई है वेव, वो पूरी लाइन के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, उसका इफेक्ट जो है। तो देखो पूरी लाइन में क्या हो गया, पूरी लाइन के अंदर VT जो था वही यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। समझ में आ रही बात है, क्लियर हो गया यहाँ पे, समझ में आ रहा है। तो अगर कोई इस इंस्टेंट पे तुमसे पूछे कि इक्वेशन क्या होगी, तो V जो इंसिडेंट आ रहा था V प्लस ये रिफ्लेक्टेड हुआ VR इक्वल टू VT। तो यहाँ पे क्या है, रिफ्लेक्टेड वेव, देखो ये चल रही है रिफ्लेक्टेड वेव ऊपर वाली, और ये आ रही इंसिडेंट वेव। अब ये दोनों एडअप हो गई हैं, तो इसलिए टोटल वेव हो गई है। तो दिस इज योर V प्लस V रिफ्लेक्टेड, और ये है तुम्हारी VT। तो देखो इक्वेशन जो तुम्हें सुनाई थी शुरुआत में, वो देखो यहाँ पे पूरी करेक्ट हो रही होगी। समझ में आ रहा है। सिंपल सा याद क्या रखना है, अगर तुम्हें इक्वेशन नहीं याद हो रही, बहुत ध्यान से समझ लो। जब भी कोई ट्रेवलिंग वेव मीडियम को पार करेगी, तो जो हाल उसका होगा वो पूरी लाइन का हाल होगा। अब जो हाल उसका होगा वो पूरी लाइन का हाल कैसे होगा, तो उसके लिए एक रिफ्लेक्शन वेव पूरी लाइन के अंदर फ्लो करेगी, ताकि वो सेम हाल जो आगे हो रहा है वो पूरी लाइन का हो जाए। समझ में आ रही, ये थ्योरी याद रखना। अब देखते हैं करंट में। जैसी देखो करंट वेव यहाँ पहुंची, जैसी करंट वेव इस कंडीशन को, इस बाउंड्री कंडीशन को पार करेगी, तो मैंने बताया था करंट कम हो जाए, क्यों, क्योंकि आगे इंपिडेंस ज़्यादा है, इंपिडेंस ज़्यादा है तो करंट कम। तो जैसी करंट वेव आगे पहुंचेगी, तुरंत ही इसका जो इंपिडेंस, वो जो करंट वेव है वो डाउन हो गई, तो आई की वैल्यू डाउन हो गई। अब ये जो इफेक्ट है जो ट्रांसमिट हो रहा है आगे, वो इफेक्ट पूरी लाइन में एस्टेब्लिश होना है। समझ में आ रही बात है, तो पूरी लाइन में एस्टेब्लिश होना है, तो कैसे होगा, तो उसके लिए एक नेगेटिव ट्रेवलिंग वेव पूरी लाइन के अंदर फ्लो कर जाएगी पीछे की तरफ। तो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड रिफ्लेक्टेड वेव। और कैसी है, नेगेटिव रिफ्लेक्टेड वेव। अब क्योंकि नेगेटिव रिफ्लेक्टेड वेव है, तो ये क्या करेगी, माइनस करती चली जाएगी। देखो ये इंसिडेंट आ रही है, इंसिडेंट ऐसे आ रही है, रिफ्लेक्टेड नीचे है, तो आगे जो वेव जाएगी वो क्या होगा, दिस माइनस दिस रिफ्लेक्टेड वेव। तो इसलिए आगे जो वेव जा रही है वो ऐसे छोटी होके जाएगी। समझ में आ रही, इस तरीके से आगे जाएगी। तो ये देखो इसे खाती चली जा रही है, नेगेटिव वाली वेव है। अब यहाँ तक पहुँच गई, धीरे धीरे यहाँ पहुँच गई। अब देखो फाइनली क्या होगा, फाइनली पूरी लाइन के अंदर छोटे मैग्नीट्यूड की जो IT थी वही एस्टेब्लिश हो जाएगी ना। अगर यहाँ से देखेंगे तो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड I इंसिडेंट माइनस I रिफ्लेक्टेड, और ये इक्वल हो जाएगा I के, IT। समझ में आ रही बात है। तो देखो अगर हम, ये तो हो गई मैथमेटिकल बात, अगर हम लोग पिक्चर से देखें, सीधी सी बात थी। अगर हम इसको देखो, समझ लो बहुत ध्यान से, अभी तो आगे और इसके केस होंगे, तो समझो पूरा जो लॉजिक क्या है। आपको ये जो मैं थ्योरी बता रहा हूँ ये समझ के, अगर समझ में आ गया तो थोड़ा सा आगे बढ़ा लो, नहीं समझ में आया है, कमजोर बच्चे हैं बहुत सारे, ऐसे बच्चे हैं जिन्हें नहीं समझ में आया होगा, तो दोबारा समझ लो। एक बार और तरीका बता रहा हूँ। जैसे ही देखो, समझना क्या है, जैसे ही ये यहाँ पे पहुंचेगा, जो भी इस वेव का आगे हाल होगा वो पूरी लाइन का होना है, ठीक है। तो जैसे बिल्कुल ऐसे ही है कि आगे गए, जैसे ही इसने एक थप्पड़ मारा, तो ये थप्पड़ पूरी लाइन में डिस्ट्रीब्यूट होना है, ठीक है, बहुत ध्यान से समझो। तो जो थप्पड़ पूरी लाइन में डिस्ट्रीब्यूट होना है, वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, वो होगा रिफ्लेक्शन से। तो इसकी वजह से पिक्चर के अंदर आ जाएगी रिफ्लेक्टेड वेव, जो कि पूरी लाइन में थप्पड़ मारती हुई जाएगी, ठीक है। और आगे जो वेव, जो मतलब आगे जाने पे जो थप्पड़ पड़ा, तो आगे भी वेव एक जाती जाएगी, तो वो जो आगे वेव जाएगी वो होगी ट्रांसमिटेड वेव। समझ में आया। तो जो भी ट्रांसमिटेड वेव होगी उसी के मैग्नीट्यूड का पूरी लाइन में मामला सेटल होगा, ये बात ध्यान रखना है। तो जो भी ट्रांसमिटेड वेव की मैग्नीट्यूड होगा वही पूरी लाइन का धीरे धीरे मैग्नीट्यूड होता चला जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ पे। तो देखो अब, क्योंकि अब देखो बिल्कुल ये लास्ट कंडीशन होगी, तो देख सकते हो जब सर्ज इस पर्टिकुलर लाइन 1 से लाइन 2 पे गया, तो सर्ज का वोल्टेज बढ़ गया और करंट कम हो गया, सेम प्रपोर्शन में। देखो दिख रहा है, जितना वोल्टेज बढ़ा उतना ही देखो करंट यहाँ पे डाउन हो गया। जो मैंने आपको रूल बताया था कि वोल्टेज उसी प्रपोर्शन में बढ़ेगा जिस प्रपोर्शन में करंट कम होगा। तो जैसे ट्रांसफार्मर में होता था कि वोल्टेज अगर मान लेते हैं 2 टाइम्स हुआ तो करंट 1/2 हो जाता था, वैसे ही कुछ यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है, ताकि एनर्जी को कंजर्व रखा जा सके, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। एक और देखते हैं ना, अब सेकंड केस देख लेते हैं। मान के चलते हैं ये वाली जो लाइन थी इसका सर्ज इंपेडेंस ज़्यादा था, ZC ज़्यादा था ZL से, तो यहाँ से यहाँ जब जाओगे तो इम्पिडेंस कम हो रहा है, यानी कि जब ये ट्रैवलिंग वेव 1 से, मतलब लाइन 1 से लाइन 2 पे पहुँचेगी, तो इसका जो सर्ज है, सर्ज इम्पिडेंस, वो क्या होगा, कम हो जाएगा, यानी कि आगे उसे इम्पिडेंस कम देखने को मिल रहा है। अब बहुत ध्यान से समझो, अगर कोई रास्ता है जिसमें आगे इम्पिडेंस कम हो रहा है, इम्पिडेंस कम होने का मतलब है करंट तुरंत ही बढ़ जाएगा,
क्योंकि रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस अगर कम करोगे तो करंट बढ़ जाएगा, तो करंट बढ़ जाएगा उसी प्रोपोर्शन में और वोल्टेज उसी प्रोपोर्शन में घट जाएगा। तो हम सबसे पहले करंट की वेव फॉर्म इसमें देखते हैं। अब देखो यहाँ पे बहुत ध्यान से, तो जैसे पिछली बार हमने वोल्टेज की वेव फॉर्म देखी थी, जैसे ही आपका यहाँ पे करंट ये वेव फॉर्म इस तरीके से ट्रेवल करती हुई आएगी, ठीक है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बहुत ध्यान से समझो, जैसे ही करंट वेव फॉर्म आएगी यहाँ पे ट्रेवल करती हुई आएगी, अब यहाँ पे क्या होना है, आगे इंपेडेंस कम हो रहा है, इंपेडेंस कम होगा तो करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा। तो देख सकते हो करंट जैसे ही यहाँ पहुंचेगी तुरंत ही इसका मैग्नीट्यूड इस तरीके से बढ़ना शुरू हो जाएगा। ये हो गया, देखो ये बढ़ गया, ठीक है, एकदम से बढ़ गया जैसे ही इसने बाउंड्री क्रॉस करी। अब ये जो बड़ा है इफेक्ट, ये कहेगा भाई ये तो मैं इसे अपने पास थोड़ी रखूंगा, पूरी लाइन में भेजूंगा। अब लाइन में कैसे भेजोगे, तो एक रिफ्लेक्टेड वेव इनिशिएट करवाओगे। तो बात समझो, जो ट्रांसमिट होती है एनर्जी वो अपना इफेक्ट जो भी मतलब ट्रांसमिट वोल्टेज और करंट जो भी आगे ट्रांसमिट होगा वो अपनी जो शेप होती है उसे पूरी लाइन में डिस्ट्रीब्यूट करता है। अब वो लाइन में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेगा, भाई बोलेगा तो है नहीं, तो लाइन में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेगा, उसके लिए वो इस्तेमाल करता है रिफ्लेक्टेड वेव का। समझ में आ रही है? तो रिफ्लेक्टेड वेव जो हम बनाते हैं वो बेसिकली क्या हुआ कि जो ट्रांसमिट हुई उसके इफेक्ट को पूरी लाइन में भेजने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं रिफ्लेक्टेड वेव का। तो सिंपली है, अब जैसे ही ये लाइन करंट यहाँ पहुंचेगा तो एकदम से करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ गया। अभी जो करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ा ये पूरी लाइन में अपना इफेक्ट भेजना चाहेगा, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, अब नीचे मत देखो, ध्यान से समझो, इसके लिए क्या चाहिए, इसके लिए हमें चाहिए पॉजिटिव वेव, पॉजिटिव करंट की वेव चाहिए, उसी से तो बढ़ेगा, क्योंकि अगर नेगेटिव दोगे तो माइंड घट जाएगा। तो पॉजिटिव रिफ्लेक्शन, देख रहे हो, तुम्हें कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, बस रूल समझ में आ गए तो गेम खेलना शुरू कर सकते हो चेस का। तो एक रिफ्लेक्टेड वेव इस तरीके से ट्रेवल कर जाएगी पीछे की तरफ। अब रिफ्लेक्टेड वेव क्या करेगी, ये जो इनकमिंग वेव है इसके साथ एडअप होती चली जाएगी। तो देखो जैसे ही रिफ्लेक्टेड वेव आगे जलती चली जा रही है, ये है इनकमिंग वेव, इसके साथ देखो दोनों वेव एडअप होती चली जा रही है, देख रहे हो यहाँ पे। तो ओवरऑल धीरे धीरे क्या हुआ कि जो वेव आगे ट्रांसमिट हो रही थी करंट की, जो शेप की, वही शेप पूरी लाइन में हमें देखने को मिलेगा। अब ऐसे ही देखो ये वोल्टेज वेव यहाँ पहुंचेगी, अब आगे जैसी जाएगी तो लाइन 1 से जैसी लाइन 2 पे जाओगे तो इंपेडेंस कम हो रहा है, इंपेडेंस कम हो रहा है तो वोल्टेज गिर जाएगा, और गिरना भी चाहिए क्योंकि करंट बढ़ रहा है तो वोल्टेज गिरना चाहिए, प्रोपोर्शन सेम रहना है। तो जैसे ही होगा तो ये करंट जो वोल्टेज की वेव आ रही है इस तरीके से डिप कर जाएगी, समझ में आ रहा है। अब ये जो डिप कर गई, ये इफेक्ट इसे पूरी लाइन में भेजना है पीछे तक। तो पीछे तक कैसे भेजेगा, बाय यूजिंग रिफ्लेक्टेड वेव। और कैसी रिफ्लेक्टेड वेव, नेगेटिव रिफ्लेक्टेड वेव, क्योंकि पॉजिटिव भेजेगा तो बढ़ जाएगा, समझ में आ रहा है। तो नेगेटिव रिफ्लेक्टेड वेव, तो यहाँ से क्या होगा, एक नेगेटिव माइनस रिफ्लेक्टेड वोल्टेज की वेव फॉर्म इनिशिएट हो जाएगी ना। ये जैसे जैसे पीछे जाती जाएगी वैसे वैसे इसको खाती चली जाएगी, जो इनकमिंग वेव है इसको सब्ट्रैक्ट करती चली जाएगी। तो ये इनकमिंग वेव आ रही है वी, और ये आ रही है माइनस की वी आर। तो देखो दोनों को माइनस जब करोगे मिलेंगे, यहाँ तक मिल गए, तो देखो ये वाली वेव जो है ये डाउन छोटी हो गई है, जितनी ट्रांसमिट है उतनी हो गई। तो धीरे धीरे क्या होगा, पूरी लाइन के अंदर जो ट्रांसमिटेड वी टी थी वही इंसिडेंट वी माइनस वी आर हो जाएगा, समझ में आ रही। तो पूरी लाइन के अंदर सेम मैग्नीट्यूड की करंट एस्टेब्लिश हो जाएगी। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट, क्लियर हो गया यहाँ पे। तो ये 3 केस समझ में आ गए। अब चौथा केस चलते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग केस है, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, शॉर्ट सर्किटेड का केस। यानी कि क्या हुआ कि अगर मान के चलते हैं तुम्हारा ये जो पहला वाला केस है, इसके अंदर हमारा करेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस है ZC और ZL जो है वो इक्वल टू 0 है। मान के चलते हैं ये जो लाइन है ये शॉर्ट सर्किट हो गई है, शॉर्ट सर्किट हो गई है तो भैया इसका करेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस हो गया 0। अगर शॉर्ट सर्किट में टर्मिनेट हो गई तो शॉर्ट सर्किट की खास बात क्या होती है, शॉर्ट सर्किट के अंदर वोल्टेज तो 0 हो जाता है और करंट जो होता है वो मैक्सिमम हो जाता है। तो इसके अंदर क्या होता है, करंट आपका मैक्सिमम चला जाता है। अब एक बात समझ लो ध्यान से, ट्रेवलिंग वेव की जब भी एनालिसिस करते हैं हम लोग तो मैक्सिमम का मतलब होता है 2 टाइम्स, ध्यान से समझना 2 टाइम्स, ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर हम इस कॉन्सेप्ट को लगाते हैं तो क्योंकि ये शॉर्ट सर्किट है तो यहाँ पे क्या होगा, वोल्टेज आगे वोल्टेज वेव कितनी जाएगी, जैसे इस बाउंड्री क्रॉस करोगे तो आगे तो शॉर्ट सर्किट है तो वोल्टेज तो 0 हो जाएगा, और करंट क्या होगी, करंट हो जाएगी 2 टाइम्स इनपुट के डबल, ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर हम नॉर्मली बात करते तो इन्फिनिटी हो जाती, यहाँ पे हम ट्रेवलिंग वेव में 2 ले लेते हैं, 2 टाइम्स, ठीक है। तो आगे जो वेव वोल्टेज की 0 और करंट की डबल हो जाएगी। तो सबसे पहले करंट की देख लेते हैं। करंट की वेव जैसे ही यहाँ पहुंचेगी तो भैया आगे तो शॉर्ट सर्किट है तो इस तरीके से एकदम जस्ट डबल हो जाएगी और डबल होके आगे बढ़ेगी, समझ में आ रहा है। अब ये इफेक्ट इसे पूरी लाइन में भेजना है तो पूरी लाइन में भेजने के लिए एक रिफ्लेक्टेड वेव भी इनिशिएट करवा देगी पीछे की तरफ, तभी तो जाएगा। जो आगे थप्पड़ पड़े हैं इसका इफेक्ट पीछे तक कैसे भेजोगे, तो पीछे भी तो तुम्हें थप्पड़ भेज मारने पड़ेंगे। तो यही वो थप्पड़ है या कह सकते हो रिफ्लेक्टेड वेव है, ताकि पूरे लाइन में यही मैग्नीट्यूड यही सत्ता स्थापित हो सके, ठीक है। तो ये हो गया IT। तो जैसे ही देख रहे हो यहाँ पे आई आ रहा था, ये क्या हो गया 2I, डबल हो गया, समझ में आ रहा है, आई 2I हो गया है, ये हो गई IT इक्वल टू 2I। अब ये इफेक्ट अगर पूरी लाइन में भेजना है तो एडअप करना पड़ेगा, तो एडअप करना पड़ेगा इसका मतलब पॉजिटिव।
तो IR मतलब पॉजिटिव वेव तुम्हें इनिशिएट करवानी पड़ेगी, एंड IR शुड बी इक्वल टू द I, मतलब सेम मैग्नीट्यूड की रिफ्लेक्टेड वेव पॉजिटिव होगी। अब जैसे जैसे रिफ्लेक्टेड वेव आगे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इनकमिंग वेव के साथ एडअप होती चली जाएगी। तो इसका नतीजा क्या होगा, थोड़ी देर बाद देखोगे तो पूरी लाइन के अंदर 2I मैग्नीट्यूड की वेव फॉर्म सेटअप हो गई होगी। ठीक है, अब देखते हैं वोल्टेज का। वोल्टेज वेव मस्त चलती हुई आ रही है, लेकिन जैसे ही यहाँ पे आगे बढ़े तो इम्पिडेंस जीरो, इम्पिडेंस जीरो मतलब वोल्टेज आगे जा ही नहीं सकता, तो वोल्टेज भी जीरो हो गया आगे। अब वोल्टेज अगर जीरो है, कोई जान ही नहीं है, तो देखो यहाँ पे ट्रांसमिटेड कितना हुआ, VT जीरो, यानी कि आगे कोई वोल्टेज ट्रांसमिट नहीं होगा। अब कोई वोल्टेज नहीं होगा तो हम जो हमारी पीछे से ट्रेवलिंग वेव आ रही है इससे कहेंगे भाई आगे मत जाओ, आगे कोई चीज़ ट्रांसमिट नहीं हो रही वोल्टेज। तो हम क्या करेंगे, इस जीरो ट्रांसमिटेड करंट वोल्टेज को पूरी लाइन में बैठाने की कोशिश करेंगे। जो भी ट्रांसमिट होगा वही हम सब में बांटेंगे, ध्यान रखना, क्लियर हो रहा है यहाँ पे। तो जो भी हमें आगे मिलेगा वही हम पूरी लाइन को बांटेंगे बाय यूजिंग रिफ्लेक्टेड वेव, ये कॉन्सेप्ट है। तो अब आगे क्या है, आगे जीरो वोल्टेज है तो पूरी लाइन का वोल्टेज हमें जीरो करना पड़ेगा। तो पूरी लाइन का वोल्टेज जीरो कैसे करोगे, इसके लिए एक नेगेटिव, देखो सबसे पहले तो रिड्यूस करना है, तो एक नेगेटिव, सिंपल याद रखना, अगर तुम्हें टर्म जब जो ट्रांसमिट हो रहा है, ट्रांसमिट उसका मैग्नीट्यूड कम है, तो इसके लिए इसके चक्कर में तुम्हें क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव रिफ्लेक्शन वेव इनिशिएट करानी पड़ेगी। अब जितना कम है उतना मैग्नीट्यूड होगा रिफ्लेक्टेड का। अब ये जीरो हो जा रहा है, तो जीरो कब होगा, जब V में से V माइनस कर देंगे, यानी कि सेम मैग्नीट्यूड की एक रिफ्लेक्टेड वेव, नेगेटिव रिफ्लेक्टेड वेव हमें फ्लो करानी पड़ेगी। तो V अगर इनपुट था तो रिफ्लेक्टेड वेव जो होगी वो भी V मैग्नीट्यूड की होगी और नेगेटिव होगी। अब जहां तक जाती जाएगी वहां वहां से जीरो करती जाएगी। तो देखो ये इनकमिंग आ रही है, ये रिफ्लेक्टेड आ रही है, दोनों को ऐड अप करोगे तो कितना आएगा, जीरो। तो देखो इसीलिए लाइन के अंदर वोल्टेज खत्म होता चला जा रहा है, और थोड़ी देर बाद देखोगे तो पूरी लाइन के अंदर वोल्टेज की वैल्यू जीरो हो जाएगी। समझ में आ रही बात ये। तो आगे क्योंकि जीरो था इसीलिए पूरी लाइन में भी जीरो हो गया, तो पूरी लाइन जो होगी उस पर वोल्टेज सूख जाएगा। क्लियर हो रहा है। तो इस तरीके से वोल्टेज और करंट वेव मूव करेंगी शॉर्ट सर्किट के केस में। नाउ इसी का उल्टा देख लेते हैं, फिफ्थ केस। अगर हम उल्टे केस की बात कर लें कि आगे कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस इन्फिनिटी है, मतलब लोड जो लाइन 1 से जब लाइन 2 पे पहुंचे तो हमें क्या मिला, इन्फिनिटी, यानी कि ओपन सर्किट। या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जो पर्टिकुलर लाइन 1 है ये टर्मिनेट हो रही है, ये सब ना टेक्निकल लैंग्वेजेस हैं, इसको समझ लो ध्यान से। टर्मिनेट हो रही है इन ओपन सर्किट में, ओपन सर्किट में टर्मिनेट हो रही है, तो उसका मतलब क्या है, लाइन 2 ओपन है, यानी कि मतलब इन्फानाइट है लोड। तो अगर आगे इन्फिनिटी इंपेडेंस है, इन्फानाइट इंपेडेंस है, तो भैया ओपन सर्किट के अंदर क्या खास बात होती है, करंट की वैल्यू जीरो हो जाती है और वोल्टेज की वैल्यू सेम V, मतलब वोल्टेज की वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम हो जाती है। ठीक है, ओपन सर्किट में। अब मैक्सिमम वोल्टेज का मतलब क्या हुआ, मैंने बताया था ट्रैवलिंग में जो भी मैक्सिमम होता है उसको हम लोग 2V कह देते हैं। पीछे क्या था, शॉर्ट सर्किट था तो करंट मैक्सिमम था, तो करंट मैक्सिमम को हमने 2I करा था। इस बार क्या है, वोल्टेज मैक्सिमम, क्योंकि ओपन सर्किट है तो 2V हो जाएगा। क्लियर हो रहा है यहाँ पे। तो अब देखते हैं, जैसे V वोल्टेज मस्त आ रही नहा धो के वेव, ट्रैवलिंग वेव जैसे ही यहाँ पहुंचेगी तो यहाँ पे आगे क्या है, इन्फानाइट ओपन सर्किट है, ओपन सर्किट मतलब मैक्सिमम वोल्टेज, तो ये वेव का मैग्नीट्यूड तुरंत ऊपर एकदम आसमान छू लेगा, 2V हो गया, तो V 2V। अब 2V की यानी कि डबल वोल्टेज की, तो जैसे ही लाइन 1 से लाइन 2 पे पहुंचेंगे तो जो सर्ज आ रहा था उसके वोल्टेज का मैग्नीट्यूड डबल हो जाएगा। समझ में आ रही बात ही, डबल वोल्टेज आगे मूव करने लगेगा। तो अगर कहीं पर लाइटनिंग हो गई है और आगे चल के हमें डबल वोल्टेज मतलब ओपन सर्किट कहीं पे भी अगर मिल गया या हाई इंपेडेंस मिल गया तो वोल्टेज और राइज कर जाएगा, सर्ज का मैग्नीट्यूड जो होगा वोल्टेज का वो और तेजी तीव्रता से बढ़ जाएगा। क्लियर हो रहा है, यहाँ पे 2V हो गया। ठीक है, अब ये हो गया 2V। अब देखो बहुत ध्यान से समझना, वोल्टेज तुम्हारा 2 टाइम्स हो गया। अब ये इफेक्ट पूरी लाइन में भेजना है तो उसके लिए क्या होगा, एक रिवर्स डायरेक्शन में। भाई ये जो 2 टाइम्स हो गया इसे पूरी लाइन में हमें करना है ना, हमें एक सीट थोड़ी जीतनी है, हमें तो पूरी इंडिया जीतना है। तो पूरे इंडिया जीतने के लिए इस इफेक्ट को सब जगह भेजो। तो कैसे भेजेंगे, रिफ्लेक्टेड वेव चाहिए होगी। रिफ्लेक्टेड वेव कैसी, एड अप करने वाली, क्योंकि तभी तो 2V होगा। तो एक रिफ्लेक्टेड वेव इनिशिएट होगी VR के सेम मैग्नीट्यूड की V की, और पॉजिटिव होगी क्योंकि हमें एड अप करना है। तो देख लो यहाँ पे एक एड अप करने वाली पॉजिटिव रिफ्लेक्टेड वेव आ गई। अब ये जैसे जैसे भागती जाएगी देखो यहाँ तक पहुंची, तो ये इनकमिंग है, ये आउट, ये रिफ्लेक्टेड है, दोनों एडअप हो गए। तो धीरे धीरे क्या होगा, पूरी लाइन के अंदर 2V वोल्टेज सेटअप हो जाएगा। वहीं पे करंट की बात कर लें तो जैसे ही करंट यहाँ पहुंचेगा, अब आगे करंट ओपन सर्किट है तो करंट तो आगे जा नहीं सकता, तो करंट जैसे ही यहाँ पहुंचेगा एकदम से जीरो हो जाएगा। अब ये जो करंट जीरो हो गया ये कहेगा ये पूरी लाइन में भेजो, तो पूरी लाइन में भेजने के लिए एक रिफ्लेक्टेड वेव की जरूरत पड़ेगी। रिफ्लेक्टेड वेव जो होगा इसका मैग्नीट्यूड, क्योंकि हमें करंट को जीरो करना है तो जस्ट इक्वल होगा I के, तभी तो जीरो होगा कैंसिल आउट होके, और नेगेटिव होगा क्योंकि करंट को कम करना है। तो कम जब भी वैल्यू करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो हमेशा नेगेटिव रिफ्लेक्शन होगा, तो नेगेटिव रिफ्लेक्शन हुआ। अब ये इफेक्ट जैसे जैसे जाता जाएगा वैसे वैसे ये इनकमिंग है,
ये रिफ्लेक्टेड है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करते जाएंगे और धीरे धीरे लाइन के अंदर करंट सूखता चला जाएगा। देख रहे हो यहाँ पे, ये रिफ्लेक्टेड आ रही, ये ट्रांसमिट आ रही, लड़े मर गए, लड़े मर गए, ठीक है। तो इतने मरे, अब यहाँ सारे मर गए। अब जैसे जैसे पीछे तक जाता जाएगा त्रिशूल, वैसे वैसे लोग मरते चले जाएंगे। तो अब क्या होगा, धीरे धीरे पूरी लाइन के अंदर सभी करंट मर जाएगी। तो करंट पूरी की पूरी जीरो हो गई ट्रांसमिशन लाइन में और वोल्टेज डबल हो गया। समझ में आ रहा है? तो ये होगा जब हमारा इनफाइनाइट सेकंड मतलब लोड साइड में इनफाइनाइट इंपेडेंस लगा होगा। क्लियर हो गया? आई होप मजा आया होगा। एक स्टोरी की तरह मैंने बताने की कोशिश करी है जिससे कि तुम्हें बिल्कुल क्लियरिटी हो जाए। कोई बहुत ज़्यादा मैथ का इस्तेमाल मैंने इसलिए नहीं करा है क्योंकि मैथ से बहुत घबराते हैं, पर कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी बहुत देखो मैथ आपको समझनी पड़ेगी क्योंकि मैथ इक्वेशन समझे बिना ये सारी वेव शेप आप बना ही नहीं सकते। तो इसीलिए मैथ भी मैं बीच बीच में काम की डाल दे रहा हूँ, लेकिन इतना कर लोगे भी तो भी सफिशिएंट है। तो आई होप लेक्चर आज का पसंद आया होगा, मस्त लेक्चर रहा। अब आने वाले समय में 2-3 लेक्चर और हैं क्योंकि एक टी शेप की वेव पढ़नी है हमें कि अगर मान के चलते एक लाइन 2 लाइनों में टूट रही है तब क्या होगा, तो उस पर बड़े क्वेश्चन आते हैं गेट में खासकर, तो टी शेप वाले क्वेश्चन देखेंगे। साथ ही साथ हम लोग पता करेंगे कि केबल और ट्रांसमिशन लाइन का कॉम्बिनेशन बड़ा इस्तेमाल होता है। मतलब जब भी कोई ट्रांसमिशन लाइन किसी सब स्टेशन में टर्मिनेट होती है तो वाया केबल से टर्मिनेट करवाया जाता है। मतलब पहले रोक दिया जाता है, रुक जाओ रुक जाओ। तो जैसे ही कोई ट्रांसमिशन लाइन जो पावर आ रही है सब स्टेशन में वो आ रही ओवर है ट्रांसमिशन लाइन से, पर जैसे ही सब स्टेशन आता है तुरंत ही उससे कहते हैं रुक जाओ भाई, अब आगे जो पावर जाएगी वो वाया केबल जाएगी। तो केबल का तो ऐसा क्यों करते हैं, ठीक है, इसके ऊपर स्टडी करेंगे। साथ ही साथ ये जो हमने अभी तक समझा इसकी और एनालिसिस थोड़ी सी मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा, क्योंकि आज काफ़ी लंबा लेक्चर ऑलरेडी हो गया है। आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए धन्यवाद। इसकी कलर्ड प्रिंट आउट आपको कलर्ड फोटोकॉपी आपको मिल जाएगी, पीडीएफ हमारा जो प्राइम मेंबर उसको ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ मस्त लेक्चर चल रहे हैं जिसके अंदर न्यूमेरिकल सॉल्व करवा रहा हूँ मैं, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व हो रहे हैं। 3 फेज इंडक्शन मोटर भी स्टार्ट हो गया अब तो, और काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक्स और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैंने बताए हुए हैं, तो ज्वाइन करो। वर्थ है यार 60 रुपये में पूरे महीने, ठीक है। तो ये सोच लो इससे कम और क्या ही करोगे। तो 60 रुपये आपको केवल पे करने एक बार पूरे महीने के लिए, और आपको इतनी सारी चीज़ें उसमें मिलेंगी। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू, आपने अपना कीमती समय दिया। जल्दी मिलेंगे दूसरे लेक्चर में।